नेक्स्ट टॉपिक है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स को हम शॉर्ट फॉर्म में BMI बोलते हैं। तो BMI इज इक्वल टू वेट अपॉन हाइट स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर होता है। तो बॉडी मास इंडेक्स जो होता है वो वेट अपॉन हाइट स्क्वायर, बॉडी मास इंडेक्स इज इक्वल टू वेट अपॉन हाइट स्क्वायर, जहाँ पे वेट जो होता है वो हम केजी में लेते हैं और हाइट जो होता है वो हम मीटर में लेते हैं। तो बॉडी मास इंडेक्स इज इक्वल टू वेट अपॉन हाइट स्क्वायर। इसका यूज़ करके हम बॉडी मास इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं। और जब फाइंड कर लेंगे फिर अगर मान लो कि बॉडी मास इंडेक्स BMI लेस देन 18.5 आए तो इसका मतलब अंडर नॉरिश्ड, मीन्स इन लोगों को सही से खाना नहीं मिल पा रहा है, सही से अंडर नॉरिश्ड मीन्स इन लोगों को सही से खाना नहीं मिल पा रहा है। ओके, बहुत ही ज़्यादा दुबले पतले हैं ये लोग, ऐसा कर मानी बॉडी मास इंडेक्स जिसका लेस देन 18.5 है वो हो गया अंडर नॉरिश्ड। अब अगर बॉडी मास इंडेक्स ग्रेटर देन 25 हो तो ये कंडीशन में जो हो जाएगा वो होगा ओवरवेट, ओवरवेट। ओके, अगर बॉडी मास इंडेक्स ग्रेटर देन 25 होगा तो फिर ओवरवेट होगा, और अगर बॉडी मास इंडेक्स लेस देन 18.5 इसका मतलब अंडर नॉरिश्ड, और अगर बॉडी मास इंडेक्स ग्रेटर देन 18.5 और लेस देन 25, अगर बॉडी मास इंडेक्स ग्रेटर देन 18.5, तो अगर बॉडी मास इंडेक्स ग्रेटर देन 18.5 हो और लेस देन 25 हो तो इस कंडीशन में जो होगा वो नॉर्मल होगा। ओके, नॉर्मल। तो ये तीन कंडीशन आपको याद रखना है। पहला बात कि बॉडी मास इंडेक्स जो होता है वो होता है वेट अपॉन हाइट स्क्वायर, वेट को हम केजी में लेंगे और हाइट को मीटर में लेंगे। बॉडी मास इंडेक्स अगर लेस देन 18.5 हो तो वो अंडर नॉरिश्ड होगा, और अगर बॉडी मास इंडेक्स ग्रेटर देन 25 इसका मतलब ओवर वेट होगा, और अगर बॉडी मास इंडेक्स ग्रेटर देन 18.5 एंड लेस देन 25 हो तो इस कंडीशन में नॉर्मल होगा। नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को हम शॉर्ट फॉर्म में HDI बोलते हैं। HDI मीन्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये क्या होता है? इट इज एन इंडेक्स prepared by World Bank under which all the nation of the world are indexed। इंडेक्स्ड को ही हम रैंक्ड बोलते हैं। ओके, इंडेक्स्ड वर्ड जो देख रहे हो INDEXED, इंडेक्स्ड, इसको ही हम रैंक्ड बोलते हैं। ओके, रैंक्ड अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस इन दी वेरियस पैरामीटर्स। कौन कौन वेरियस पैरामीटर्स? एग्जाम्पल में कुछ लिख दो, लाइक पर कैपिटा इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी रेट, ETC। इसी को हम डेवलपमेंट इंडेक्स मीन्स HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोलते हैं। तो व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? इट इज एन इंडेक्स प्रीपेयर्ड बाय द वर्ल्ड बैंक अंडर विच ऑल द नेशंस या नेशनल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आर इंडेक्स्ड। इंडेक्स का मतलब रैंक, उसको रैंक दिया जाता है अकॉर्डिंग टू दियर परफॉर्मेंस। उस कंट्री के परफॉर्मेंस को देख के उसको रैंक दिया जाता है। तो कौन कौन पैरामीटर्स में उसका परफॉर्मेंस चेक किया जाता है? एग्जाम्पल में हो गया हमारा पर कैपिटा इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी रेट, ये सब देख के इसके अकॉर्डिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के थ्रू एक रैंक किया जाता है। दैट इज नॉन एज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब यहाँ पे एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ जो कि है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी को डिस्कस कर लेते हैं। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो देखो लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो ये क्या होता है? इट इज द एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ। इसी को हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है? इट इज़ द एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट अ टाइम ऑफ अ बर्थ। ये एक्सपेक्टेड लाइफ होता है। जैसे इंडिया जो है, इंडिया इसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है? तो इंडिया का लाइफ एक्सपेक्टेंसी अप्रोक्सीमेटली 68 ईयर्स के करीब है। ओके, बर्थ के टाइम में जो एक्सपेक्ट किया जाता है लेंथ ऑफ लाइफ, यही को हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं। जैसे इंडिया में एक एवरेज जो होता है आदमी का कि कितना साल तक मानी कि कितना साल तक लाइफ मान जिंदा रहेगा, तो वो अप्रोक्सीमेटली 68 ईयर्स है। आउट ऑफ 188 इंडिया का जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानी HDI का रैंकिंग कितना है? आउट ऑफ 188 इंडिया HDI रैंक जो है वो है 130। और वहीं श्रीलंका जो श्रीलंका का HDI रैंक मानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो रैंकिंग है वो 73 है। कितना में? तो आउट ऑफ 188 में। तो अब आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन माइंड में आ रहा होगा कि श्रीलंका का HDI रैंक जो है वो अच्छा है इंडिया से, ऐसा क्यों? तो इसका भी कारण नोट कीजिए। श्रीलंका इज बेटर एज पीपल इन श्रीलंका
are more healthy and educated. तो श्रीलंका इज बेटर एज पीपल इन श्रीलंका आर मोर हेल्दी एंड एजुकेटेड। क्योंकि हम पहले ही बता दिए थे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो रैंकिंग होता है वो हर पैरामीटर से देखा जाता है, पर कैपिटा इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी रेट, हेल्थ, ये पूरे चीज़ को कंपेयर करके देखा जाता है। इसलिए श्रीलंका का HDI रैंक जो है वो इंडिया से अच्छा है। Sustainable development is that process which fulfills the needs of present generation without causing any harm to the ability of the future generation to meet their own needs. सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो प्रोसेस है जो कि फुलफिल करता है नीड्स ऑफ अ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट काउजिंग एनी हार्म टू द एबिलिटी ऑफ अ फ्यूचर जनरेशन। ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो एक प्रोसेस है जो कि फुलफिल करता है नीड्स ऑफ अ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट काउजिंग एनी हार्म टू द फ्यूचर जनरेशन। रिसोर्सेज का हम दो कैटेगरी पढ़ेंगे, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्या होगा कि दीज रिसोर्सेज आर रिन्यूड का मतलब हम रीस्टार्ट मान के हम इसको रीयूज कर सकते हैं। ओके, दीज रिसोर्सेज आर रिन्यूड एंड रिप्लेनिश्ड बाय नेचर इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। सेकंड पॉइंट, ऑफन दीज आर अवेलेबल कंटिन्यूसली लाइक सोलर एनर्जी, वाटर, ETC। ये जो होता है वो हमेशा अवेलेबल होता है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इनटू कंटिन्यूस और फ्लो। अब वही बात करें नॉन रिन्यूएबल का, तो नॉन रिन्यूएबल में जो हो गया कि दिस रिसोर्सेज में नॉट बी रिप्लेनिश्ड को ही हम रिन्यूड भी बोलते हैं बाई नेचर और टेक वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम टू बी फॉर्म अगेन। जैसे फॉसिल हो गया, कोल हो गया, कोल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, पेट्रोलियम, फॉसिल्स, ये सब जो हो गया ये सब नॉन रिन्यूएबल का एग्जांपल है। क्योंकि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का सेकंड पॉइंट कि दीज रिसोर्सेज आर एक्सहाउस्टेड, मानी खत्म हो जाता है आफ्टर यूज करने के बाद जो ये रिसोर्सेज खत्म हो जाता है। नॉन रिन्यूएबल कैन बी रिसाइक्लेबल और नॉन रिसाइक्लेबल। फर्स्ट पॉइंट, रिन्यूएबल रिसोर्स जो होता है उसको हम रिन्यूड कर सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को जो है हम रिन्यूड नहीं कर सकते हैं। ओके, सेकंड पॉइंट, रिन्यूएबल रिसोर्स को जो है हम शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम मानी शॉर्ट टाइम बाद हम उसको फिर से दोबारा यूज कर सकते हैं। और वहीं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को जो है हम दोबारा यूज करने के लिए उसमें हमको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उसको दोबारा फॉर्म होने में। रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होता है वो अक्सर मानी हमेशा अवेलेबल होता है, जैसे सोलर एनर्जी, वाटर, ETC। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होता है वो खत्म हो जाता है यूज होने के बाद, जैसे फॉसिल, कोल, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम। थर्ड पॉइंट, रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इनटू कंटीन्यूअस और फ्लो। वी आर ओवर यूजिंग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। वी आर ओवर यूजिंग, हम लोग जो है ओवर यूज कर रहे हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का, जैसे देखो पेट्रोलियम, कोल, क्रूड ऑयल, ये सब। सो यूज थिंग्स इन लिमिट। ओके, तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हमको लिमिट में यूज़ करना चाहिए। कोई भी चीज़ हो उसको हमको लिमिट में यूज़ करना चाहिए, एक्स्ट्रा यूज़ नहीं करना चाहिए, जितना यूज़ है उतना ही करना चाहिए। ओके।